घटना 14 नवंबर 2004 की है, जब पुलिस के पास कुछ लोगों का कॉल आया कि जनाब यहाँ पर रोड के साइड में ही एक वैन बड़े ही बुरे तरीके से यहाँ झुलसी खड़ी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही वहाँ पर उस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्हें पता चलता है कि ये महिला कल रात से ही गायब है। पुलिस ने पहले तो ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन छानबीन से पता चला कि ये किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं जबकि कत्ल है। क्रेग आइलैंड अलास्का ये वो जगह थी जहां पर डॉक वाटरमैन अपनी वाइफ लोरी और अपने दो बच्चों रिचेल और जेफरी के साथ रहा करते थे। डॉक खुद रियल स्टेट में मैनेजर के तौर पर थे। उनकी अगर पत्नी को देखा जाए तो वो इसी तरह घर परिवार संभाल रही थी, और जेफरी को अगर उसके लड़के को देखा जाए तो वो अभी कॉलेज में ही था, और रिचेल जो कि उनकी 16 साल की लड़की थी वो अभी स्कूल जाया करती थी। उनके सभी घर वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पता चलता है कि लोरी घर पर नहीं है। वो अक्सर जब भी घर से बाहर जाया करती थी तो फ्रिज के ऊपर एक नोट लगा कर जाया करती थी कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, और पूरी तरह से अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगी और ऐसा ही कुछ। लेकिन 14 नवंबर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से चली गई अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कहां पर गई। तो उसके पति ने अपनी दूसरी गाड़ी निकालकर उसे ढूंढने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि आखिरकार इस टाइम लोरी कहां पर जा सकती है। लेकिन काफी ज्यादा खोजबीन के बाद भी जब उन्हें अपनी पत्नी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस भी लोरी को एक तरफ अभी ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस के पास कॉल आता है कि सर हमें इस तरह एक गाड़ी मिली है, वो कुछ ऐसी हालत में है कि वो पूरी तरह से जल चुकी है। और पुलिस वहां पर पहुंचकर देखती है कि ये गाड़ी सड़क से काफी ज्यादा साइड में आ चुकी है, और हो ना हो जो इसका ड्राइवर था उसका बैलेंस बिगड़ा होगा और एक्सीडेंट होने के कारण इसमें आग लग गई। लेकिन थोड़ी देर तक जब गाड़ी की जांच की गई तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं, जबकि एक ये मर्डर है। क्योंकि ये अगर एक्सीडेंट होता तो इसकी ड्राइवर सीट पर कोई ना कोई बैठा होता, जबकि इसकी जो पिछली सीट है उसके ऊपर एक व्यक्ति बड़े ही भयंकर तरीके से झुलसा हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत उसकी बॉडी को बाहर उस गाड़ी से निकाला और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑटोप्सी की रिजल्ट सामने आते ही ये बात क्लियर हो गई कि ये लोरी ही है। लेकिन आखिरकार इसके साथ ऐसा किसने किया होगा, और ये एक्सीडेंट तो था ही नहीं, और इसको मारने वाला कौन होगा, इसकी किसके साथ दुश्मनी थी, ये सारी की सारी चीजें पुलिस छानने लगी। लेकिन उनके हाथ ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जिससे वो लोग इस बात का अंदाजा लगा सकें कि इसका मर्डरर कौन होगा। उस गाड़ी से भी उन लोगों ने एविडेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे झुलस चुके थे, और पुलिस के हाथ अब ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि यहाँ तक इसके साथ कौन आया होगा, इसे अपने साथ कौन लाया, और यहाँ पर आकर किसने इसकी जान ली। ये छानबीन अब चल रही थी, तो पुलिस वालों को जब कुछ भी हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने उसके परिवार से ही शुरुआत की कि हो सकता है इन्हीं में से किसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए इसकी जान ले ली हो। तो उन लोगों ने सबसे पहले उसके पति के साथ पूछताछ की कि आप लोगों की क्या लड़ाई वगैरह हुई थी, या फिर आप लोगों के बीच कोई डिवोर्स वगैरह होने वाला था। तो डॉक ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम लोगों के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता लगाने की जैसे ही कोशिश की गई, और उन लोगों को पता चला कि इसका पति बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस चेरिल और जेफरी के कॉलेज में जाती है और उनके दोस्तों से पूछती है। तो जेफरी के दोस्तों ने तो इतना कुछ खास नहीं बताया, लेकिन चेरिल के दोस्तों ने काफी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चेरिल को उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। चेरिल ने काफी बार बताया है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, क्योंकि उसकी माँ ना तो अच्छे से उसे खाने के लिए देती है और ना ही उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव करती है, और यही कारण है कि उसकी माँ के साथ उसकी बहुत ही कम बन पाती है। इतना पता चलते ही पुलिस ने रेचल के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने की कोशिश की और उसके दोस्तों से जानने की कोशिश की कि ये किसके साथ ज्यादातर टाइम बिताती है और कौन लोग इसके काफी ज्यादा नजदीक हैं। तो उसके दोस्तों ने बताया कि जेसन और ब्रायन ये दोनों ही एक साथ ही रहते हैं, काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, और ये लोग पिछले काफी दिनों से रेचल के काफी ज्यादा नजदीक थे और इनसे इनकी काफी ज्यादा बातें हो रही थी। पुलिस ने रेचल और इन दोनों लड़कों के बीच जितनी भी बातें हुई थी इन सब की हिस्ट्री निकाली, तो पुलिस को शक होने लगा कि हो ना हो इसकी माँ का कत्ल हुआ है, इसके पीछे हो सकता है इन दोनों का ही हाथ हो। तो पुलिस ने उन दोनों को ही उठा लिया और अलग अलग रूम में ले जाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, और उन्हें बताया कि जैसा कि तुम रेचल के साथ बातें किया करते थे, हम लोगों को उससे हमें इस बात का पता चल चुका है कि तुम लोगों में से ही कोई ना कोई उसका कातिल है। पहले तो जैसन भी नहीं बोल रहा था और ब्रायन भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चलने लगा कि
पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ ये बात बोल रही है कि उन दोनों में से कोई एक किलर है। तो जैसन फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन ब्रायन को देखा जाए तो वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, जबकि उसका कातिल जेसन है। पुलिस ने पूछा कि आखिरकार वो तो तुम्हारे दोस्त की मोम थी और तुम्हारा तो उसके साथ कोई रिलेशन वगैरह भी नहीं था कि तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी हो, तो तुम्हारे दोस्त ने उसे क्यों मारा? तो उसने कहा कि सर, वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और जैसन को अगर देखा जाए तो वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है। रेचल ने मुझे काफी बार बताया था कि उसकी माँ उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, अच्छे से खाना नहीं देती और लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करती रहती है और वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक चुकी है। मैंने सिर्फ उसे इतनी बात कही थी कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और बाहर कहीं हमारे साथ अगर रहना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आकर रह सकती हो, लेकिन उसने मना कर दिया और एक दिन उसने खुद ये बात मुझसे कही कि क्या तुम मेरी मोम को मार सकते हो। मैंने ये बात अपने दोस्त जेसन से कही और उसे सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह कितनी ज्यादा ये लड़की परेशान हो चुकी है और इसकी माँ उसे काफी ज्यादा तंग करती है। तो जेसन इसके लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इतनी ही वो खुखार महिला है जो कि अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रख सकती तो मैं उसे मार डालूंगा। पहले तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन काफी देर तक ब्रायन जब उसे समझाता है कि वो काफी ज्यादा दुख तकलीफ में है, तब जाकर वो इसके लिए तैयार हुआ। तो हम दोनों ही बैठकर उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। हम लोगों ने आज प्लान बना लिया था कि इस तरह जाएंगे और उसकी माँ को आज ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और वो हमारे सामने आकर हर रोज गिड़गिड़ाती है। तो जेम्स और मैं यानी कि ब्रायन दोनों के दोनों उनके घर के पास पहुंचते हैं और इस बारे में हम लोगों ने रेचल से पहले ही पूछ लिया था कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली किस टाइम होने वाली है। और जैसा कि उसने बताया था कि इस टाइम मेरे पिताजी अपने ऑफिस के काम के लिए गए होते हैं और मेरा भाई कॉलेज के लिए और शाम होते होते मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए चली जाती हूँ। इस टाइम मेरी मोम बिल्कुल घर पर अकेली होती हैं और तुम अपना काम उस टाइम कर सकते हो। तो हम दोनों वहाँ पर गए और जैसन उनके घर के पिछले दरवाजे से उनके घर के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उससे कोई सामान नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी माँ नीचे आवाज लगाकर पूछती है कि नीचे कौन है, लेकिन वो किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं करता। तो उसकी माँ नीचे आकर देखकर वापस ऊपर जाती है, लेकिन इस टाइम जैसन काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लोरी ने उसे देख लिया होगा और वो 1 घंटे तक वहाँ उस खिड़कियों के पीछे ही मोम बनकर इसी तरह खड़ा रहता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार हो सकता है इस महिला ने मुझे देख लिया हो और अब ये पुलिस को बुलाने वाली हो। लेकिन लोरी ने कुछ भी नहीं देखा था और वो इसी तरह नीचे आकर वापस जाकर अपने रूम में लेट गई और दोबारा से उस महिला के पास जाने का जैसन का भी हौसला नहीं बन पाता, जिसके कारण वो वापस बाहर ब्रायन के पास यानी कि मेरे पास आया और उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों ही वहाँ से निकलकर वापस आ गए। तो हम लोगों ने आगे आकर बातें की कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसने सारा का सारा मामला एक्सप्लेन किया कि इस तरह सामान गिर गया था यार, उसके बाद मैं काफी ज्यादा घबरा गया। लेकिन रेचल ने यही कहा कि कोई बात नहीं, तुम अब की बार तो चले गए, लेकिन अगली बार थोड़ा अच्छा सा ट्राई करना। रेचल को भी अभी तक पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था और उसे भी दूसरे रूम में बातचीत की जा रही थी। रेचल को जैसे ही ये बात बताई गई कि तुम्हारे ये दोस्त कुछ ऐसा बता रहे हैं, तो वो घबराते हुए डरे सहमे हुए उसे कहते हैं कि हाँ सर, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मामला बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। और फिर उनसे पूछा जाता है कि फिर तुमने क्या किया। तो उन दोनों ने ही कहा कि अब की बार हम लोग फिर से उनके घर पर जाते हैं इसी तरह टाइम लगाकर। अब की बार हम दोनों ही उसके घर के अंदर गए और वहां पर जाकर एक चाकू के सहारे उस महिला को धमकाना शुरू किया कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा अगर वो नहीं करेगी तो हम उसे जान से मार डालेंगे। वो लोग उसके घर पर उसे नहीं मारने वाले थे, क्योंकि इससे पहले ही रेचल ने उन दोनों से ये बात कह दी थी कि जैसा भी तुम लोग उसका मर्डर करो तो भले ही वो मर्डर हो, लेकिन वो किसी न किसी एक्सीडेंट की तरह दिखाई देना चाहिए। तो इस बात को लेकर वो लोग उसे वापस नीचे लेकर आते हैं। वो अपने छत पर थी जिस टाइम वो दोनों उसे किडनैप करने के लिए गए, तो उसे वो लोग नीचे लेकर आए और उसे कहा कि अपना फ्रिज खोलो। उसके अंदर से उन लोगों ने उससे वाइन निकलवाई और पूरी की पूरी बोतल उसे पिलाने की कोशिश की। आज से पहले लोरी ने कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन चाकू के दम पर उन लोगों ने उसे वो पूरी की पूरी बोतल पिला दी। अब वो पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी इसका एक गिलास भी नहीं पिया था, लेकिन आज पूरी की पूरी बोतल गटक ली। तो वो लोग इसी तरह उसे उसी की गाड़ी के पीछे बैठाते हैं
और एक तो वो अपनी गाड़ी लेते हैं और उनमें से दूसरा बंदा लोरी की गाड़ी लेता है। वो दोनों ही उसे लेकर वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां पर जाते ही उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। ब्रायन ने कहा कि मैं उसे मारना चाहता था और मारने के तौर पर हम लोगों ने ये आइडिया अपनाया था कि हम लोग इसके गले की हड्डी को तोड़ देंगे। वो लोग उसकी गर्दन तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करते हैं, लेकिन आधा घंटा बीत गया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी गर्दन नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उन दोनों में से ही कोई भी प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं था। और इसी तरह आधे घंटे तक मशक्कत करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसकी गर्दन पर कोई हैवी चीज मारेंगे जिससे ये अपने आप टूट जाएगी। तो वो उसी की गाड़ी से एक टॉर्च लाते हैं और उसकी गर्दन पर मारने लगते हैं। वो काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन अब की बार भी उसकी गर्दन नहीं टूटी। ब्रायन ने कहा कि मैं इन सब चीजों से थक चुका था और मुझे इस बात का भी डर था कि यहाँ पर कोई आ ना जाए, तो मैंने उसका दम घोटकर उसको मार डाला। और इतना सब हो जाने के बाद वापस हम लोगों उसे उसकी गाड़ी की सीट पर बैठाया और फिर उसकी गाड़ी में आग लगा दी, क्योंकि उसकी गाड़ी में तेल था और उसी से कुछ तेल बाहर निकाला और उसके ऊपर छिड़का और इतना होते ही उसकी गाड़ी को धक्का दे दिया और जैसे ही वो साइड में जाकर गिरी खड्डे में तो उसके ऊपर आग लगा दी। ये सब मामला बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, लेकिन पुलिस को पता नहीं इस बारे में कैसे पता चल गया। तो पुलिस ने भी उन्हें समझाया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और इस तरह कोई गाड़ी जाकर खड्डे में गिर जाती है तो उसमें ड्राइवर होना काफी ज्यादा जरूरी है। इस तरह पीछे बैठकर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। तो पुलिस दूसरी तरफ अब फिर से रेचल के पास पहुंची और उसे बताया कि तुम्हारा पहला प्लान तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन दूसरे वाला सक्सेसफुल रहा। तो रेचल ने अब की बार कहा कि सर, मैंने उन्हें मना कर दिया था। पहली बारी में जैसे ही वो लोग फेल हुए तो मैंने उन्हें मना कर दिया था और वो मुझसे वैसे काफी ज्यादा प्यार करती है। अब तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने अब की बार भी ऐसा क्यों कर दिया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ये बात फिर से ब्रायन और जैसी से पूछी गई तो उसने कहा कि हाँ सर, उसने ये बात बोली जरूर थी, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो वो महिला इसे तंग ही करती थी, तो हम लोगों ने इसे निपटा ही दिया। जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और जज इन सभी की हरकतों को सुनते हैं तो उन्होंने ब्रायन को 99 साल की और जैसन को 50 साल की सजा सुनाई और इसी के साथ रेचल को 3 साल की। रेचल को काफी ज्यादा कम सजा तो इसलिए सुनाई गई क्योंकि उसने इस बात के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने जाकर उस महिला को मार दिया। और दूसरी तरफ अगर रेचल को देखा जाए तो वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी और वो एक नाबालिग लड़की थी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक माँ अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करती थी और अगर वो कुछ गलत करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे रोका टोकी किया करती थी कि तुम्हें बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसकी बेटी ने जो कदम उठाया और उसके दोस्तों ने जो उससे भी बढ़कर कदम उठाया, वो कहाँ तक सही है। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं जेड जैक्स की स्टोरी, जो कि कैलिफोर्निया में रहा करती थी और वो एक इन्फ्लुएंट इंजीनियर डिजाइनर थी। उसकी खुद की कंपनी थी जो कि उसने 2018 में बनाई और उसकी काफी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी। और आज के टाइम में वो और उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए हमें जाना होगा इसके बचपन से, ताकि हम लोगों को इसकी पूरी स्टोरी के बारे में पता चल सके और पता चल सके कि इसकी जिंदगी में क्या क्या घटा था और इसके घर परिवार में, इसके यार दोस्तों में कौन कौन है, जिसके बाद हम लोग इसके केस को बड़े ही अच्छे से समझ पाएंगे। टाइम था 14 अक्टूबर 1983 का, जब जेनी और स्टीव के घर पर जेड जैक्स का जन्म हुआ। जेड के पिता स्टीव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे और इनकी जिंदगी बड़ी ही आराम से चल भी रही थी। लेकिन जब जेड लगभग 10 साल की हुई तो इसके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया। इसके माता पिता दोनों ही अलग अलग रहने लगते हैं और ये अपनी माँ जेनी के साथ चली जाती है। इसके माता पिता के अलग हो जाने के जस्ट 1 साल बाद ही इसकी माँ जेनी की मुलाकात टॉम मैरीमैन से हुई। पहली मुलाकात के बाद ही ये एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए और कुछ ही दिनों बाद 1995 में इन्होंने शादी कर ली। और शादी के कुछ एक दिन बाद ही जेड को एक छोटा भाई मिलता है जो कि उसके स्टेप फादर और उसकी माँ से उसे मिला था। जेड की टॉम के साथ भी काफी अच्छे से बनती थी। वैसे तो वो उसका स्टेप फादर था, लेकिन जेड ने कभी भी उसे स्टेप फादर की नजर से नहीं देखा और ना ही टॉम ने जेड को देखकर कभी ये बात सोची कि वो इसकी सौतेली बेटी है। वो उसे भरपूर प्यार दिया करते थे और बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह उसका ध्यान रखा करते थे। लेकिन जेनी की टॉम के साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं बनती है, जिसके बाद 2002 में जेनी ने टॉम को भी तलाक दे दिया। लेकिन जेड अभी अपने ओरिजिनल फादर से भी काफी ज्यादा टच में थी और भले ही जेन ने
जिसने टॉम से डिवोर्स ले लिया हो, वो अपने इस स्टेप फादर के भी काफी ज्यादा नजदीक थी। अभी जेड की भी ग्रेजुएशन चल ही रही थी, तो उसका इंटरेस्ट हुआ कि वो इंटीरियर डिजाइनर बन जाए। तो उसने उससे रिलेटेड कोर्स कंप्लीट किया और जा पहुंचती है अपने पहले पिता के पास, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब लगे हुए थे। तो उसने जाकर ये बात बताई कि मैं भी इसी तरह का कुछ काम करना चाहती हूँ, और अपने सारे की सारी जो भी उसे क्वालिफिकेशन उसे चाहिए थी वो सारी उसने वहां पर जाकर दिखा दी। जिसके बाद उसे वहां पर हायर कर लिया गया और वो वहीं पर काम करने लगी। वो वहीं अपने पिता वाली कंपनी में काम करती है। बड़ी ही अच्छे से वो अपना काम कर रही थी, लगातार उसके प्रमोशन होते जा रहे थे, और इसी बीच उसने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी माँ जेनी, अपने रियल फादर स्टीव के साथ साथ अपने स्टेप फादर टॉम का भी पूरा ख्याल रखा करती थी। वो टाइम निकालकर अपने फादर, स्टेप फादर और अपनी माँ के पास जाती और उन्हें जिस भी तरह की मदद कर पाती या फिर उन्हें मदद की जरूरत होती तो वो वहां पर जा पहुंचती। और इन सभी चीजों के अलावा भी वो अपने स्टेप फादर का काफी ज्यादा ध्यान रखती, क्योंकि उसे पता था कि उसके स्टेप फादर अल्कोहल के और सोने वाली दवाइयां लेने के काफी ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। तो उनका ख्याल रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते वो जल्द से जल्द जितना भी जल्दी टाइम निकाल पाती अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए वो जाती रहा करती थी। और इन्हीं दिनों में उसे अपने फादर वाली कंपनी को ज्वाइन किए हुए काफी दिन हो चुके थे और उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो उसने ये बात सोची कि क्यों न मैं खुद की एक कंपनी खोल लूं। अब उसे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है और वो खुद की कंपनी खोलने के लिए अब तैयार भी है। और यही बात सोचकर उसने खुद की एक कंपनी खोल भी दी, जिसके ऊपर वो दिन रात मेहनत करती है और उसकी इस मेहनत का रिजल्ट उसे दिखाई भी देता है, क्योंकि देखते ही देखते उसकी वो कंपनी लगभग $1.5 करोड़ की हो गई। उसने अभी भी अपनी कंपनी पर ध्यान दे रखा था और दूसरी तरफ उसका स्टेप फादर टॉम भी अब पूरा दिन खाली रहा करता था। तो उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी एक छोटा मोटा काम करेगा, जिसके बाद उसका मन लगा रहेगा, दूसरी तरफ उसके लिए एक इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। तो उसने वहीं पर एक बटरफ्लाई फार्म खोलने की सोची और आखिरकार उसने उसे खोल भी लिया। इसी तरह जेड अपनी कंपनी को लेकर खुश थी, उसके पिता अपनी कंपनी में पहले ही लगे हुए थे, वो वहां पर खुश थे। उसके स्टेप फादर ने खुद का एक बटरफ्लाई फार्म खोल लिया था, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी चल रहा था और उसकी माँ को भी कोई परेशानी नहीं थी, जिसके चलते पूरा परिवार काफी ज्यादा हंसी खुशी अपना टाइम बिता रहा था। कि जिसके बाद टाइम आया 2021 का, जब पूरा का पूरा परिवार दहल गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। क्योंकि ये दिन था 1 जनवरी 2021, जब सोलाना बीच पुलिस डिपार्टमेंट का नॉर्मल दिन चल रहा था और सारे के सारे नॉर्मल केसेस आ रहे थे, क्योंकि सारे के सारे लोग भंड होकर सड़कों पर घूम रहे थे और एक दूसरे को मारने पीटने के उनके पास छोटे मोटे केस आ रहे थे। कि तभी एक आदमी का पुलिस के पास कॉल आता है और उसने ये बात बतानी शुरू की कि सर, मेरा नाम एडम सिप्लियक है, मैं क्लोज फ्रेंड हूँ जेड जैक्स का। उसने बताया कि ये घटना न्यू ईयर रात की है, जब मेरे पास जेड का फोन आया और उसने ये बात बताई कि मेरे पिता इस तरह काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल गए थे और अब वो वापस आ रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर पाओगे उन्हें स्टेयर्स से वापस ऊपर ले जाने की, क्योंकि मैं अकेले उन्हें ऊपर नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो मैंने उस टाइम तो साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था। लेकिन काफी देर बाद जब मेरा वो काम कंप्लीट हुआ तो मुझे जेड की याद आई और मुझे ये बात लगी कि यार मुझे वहां पर मदद के लिए उसके लिए जाना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, मैं लेट जरूर हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे वहां पर जाकर उसे संभाल लेना चाहिए। और जैसे ही मैं जेड के स्टेप फादर के घर पर पहुंचता हूँ तो मैंने वहां देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। मैंने वहां पर थोड़ी छानबीन की और आवाज लगाई कि शायद मिस्टर टॉम घर के अंदर होंगे और जेड अभी तक जा चुकी होगी। लेकिन मिस्टर टॉम ना तो घर के अंदर थे और ना ही बाहर। मैंने वहां पर थोड़ी देर छानबीन की और ढूंढा कि आखिरकार वो बंदा कहां पर गया, जो कि काफी ज्यादा बीमार था और अभी अभी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। तो मैं जब वहां पर उन्हें ढूंढ रहा था तो मैं यूं ही ढूंढते ढूंढते घर के थोड़ा साइड में जाता हूँ। वहां पर काफी सारा कचरे का ढेर लगा हुआ था और जब उस कचरे को उसने देखना शुरू किया, क्योंकि वो कचरा उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तो उसे पता चलता है कि मिस्टर टॉम ना तो घर के अंदर हैं, ना बाहर हैं, ना अपनी गाड़ी में हैं, जबकि वो तो इस कचरे में छिपे हुए हैं और जिंदा नहीं, जबकि उनकी मौत हो चुकी है। और ये सारी चीजें देखकर उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया।
दिया। तो पुलिस वहां पर आती है, सारी की सारी चीजों को अपने अंडर में ले लेती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी शुरू की कि आखिरकार इसके साथ ये सब किसने किया होगा। और जब उस लड़के से पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि इस तरह कल जैड के साथ मेरी बातें हुई थी। और जब पुलिस ने उस लड़के से बात करनी शुरू की तो उसने काफी कुछ बताया और वो सारे एविडेंस जैड को हिरासत में लेने के लिए काफी थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया था जैड ने कि उसे हिरासत में ले लिया गया और आखिरकार उसके स्टेप फादर जो कि जैड से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे और दूसरी तरफ जैड जो कि हर टाइम उसके लिए उपलब्ध रहा करती थी कि मेरे पिता को कोई दिक्कत ना हो जाए, उनके लिए वो हमेशा मदद के लिए उनके पास आई रहा करती थी। आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, इन सारी चीजों को डिटेल से जानने के लिए सबसे पहले तो पुलिस ने टॉम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, पूछताछ आपस में उन सभी से करने लगती है, तो उन्हें पता चलता है कि बात कुछ ऐसी थी कि टॉम पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बीमार पड़ रहा था। तो उसे बीच बीच में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उसका चेकअप लगातार चल रहा था। और यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए अब कोई और नहीं जबकि जैड ही सामने आई। लेकिन अब की बार टॉम को काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिसके बाद टॉम वापस उसके घर पर पहले ही आ पहुंची क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता काफी दिनों से हॉस्पिटल में है तो उसके घर की साफ सफाई नहीं हुई होगी। तो जैड ने यही बात सोची कि उसका स्टेप फादर जब घर पर आएगा तो वो नहीं चाहती थी कि उसका स्टेप फादर एक ऐसे घर में आए जो कि काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। तो जैड उस दिन अपने काम से छुट्टी ले लेती है और वो टॉम के घर पर आकर साफ सफाई करने लगी। वो लगभग वहां पर 1-1.5 घंटे तक साफ सफाई करती है, जिसके बाद लगभग आधे से ज्यादा घर साफ हो चुका था। जैड जा पहुंचती है टॉम की कंप्यूटर टेबल पर और वो उसे भी साफ करने लगती है। तो इसी तरह साफ सफाई करते करते जैड का हाथ टॉम के कंप्यूटर के माउस को लग जाता है और जैसे ही माउस हिला तो उस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो गई। और जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हुई और उस स्क्रीन पर जो कुछ भी था वो जैड ने जब देखा तो उसका दिमाग पूरे तरीके से हिल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कंप्यूटर मेरे पिता का ही है और इसके ऊपर ये सब चीजें चल रही है, क्योंकि उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर वॉलपेपर के तौर पर एक चेस्ट का फोटो लगाया गया था। वो भी कोई नॉर्मल चेस्ट नहीं जबकि किसी लड़की की, और वो भी बिना किसी कपड़ों के। जब जैड ने वो वॉलपेपर देखा तो उसका दिमाग फटने को हो गया कि आखिरकार यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो ब्रेस्ट उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। उस फोटो में मौजूद ब्रेस्ट के ऊपर जहां जहां पर तिल थे वो बिल्कुल जैड के ब्रेस्ट के सिमिलर थे। और इस चीज को देखते ही जैड समझ गई कि ये किसी और की ब्रेस्ट के फोटो नहीं जबकि उसकी खुद की के हैं। और ये फोटो देखते ही जैड काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चल रहा है और ये फोटो यहाँ पर कैसे आया। वो उस कंप्यूटर को जब और ज्यादा डिटेल से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका कोई एक फोटो नहीं जबकि सैकड़ों हैं। और ये सारी फोटोज कहीं और नहीं जबकि उसके स्टेप फादर के कंप्यूटर में है। वो स्टेप फादर जिसे वो बड़े ही लाड प्यार से पिता कहा करती थी, उनका ख्याल रखा करती थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा असल में उसका पिता नहीं जबकि हैवान की तरह उसके ऊपर नजर बनाए हुए है। उन सभी फोटोज में काफी सारी फोटो तो ऐसी भी मौजूद थी जो कि लगभग 10 साल पुरानी थी और वो उस टाइम की थी जब जैड सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल की हुआ करती थी। कुछ फोटो उसने ऐसी भी देखी जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अलावा किसी के पास नहीं भेजी थी और वो सारी अब यहाँ पर इस कंप्यूटर में मौजूद थी। कुछ एक फोटो जैड को ऐसी भी नजर आई जो कि कहीं और नहीं जबकि उसके बेडरूम की थी, उसके बाथरूम की थी और वो सारी की सारी फोटो अडल्ट फोटो थी जिसमें जैड ने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। जैड ने जब ये फोटो देखी तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके रूम में, उसके टॉयलेट में हिडन कैमरा लगा रखे थे जिससे उन्होंने ये सारी फोटो खींची और अब उन्होंने अपने कंप्यूटर में इसे सेव कर रखा है। जैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक बंदा है जो कि उससे प्यार करने का काफी ज्यादा दावा करता था और जैड भी उसे अपने पिता के तौर पर काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वो बंदा असल में उसे पिता के तौर पर प्यार से नहीं देखता था, शायद वो उसे हवस भरी नजरों से देखा करता था। ये सारी चीजें देखते ही जैड का दिमाग अब पूरे तरीके से खराब हो चुका था और उसे कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। तो उसने ये बात ठानी कि उसके पिता जो हैं, स्टेप फादर जो हैं, जिसके कंप्यूटर में ये सारे फोटो पाए गए हैं, वो बुरे तरीके से शराब के और स्लीपिंग पिल्स के आदी तो हैं ही, तो क्यों न वो उसी का उसे ओवरडोज दे दे, किसी को कोई शक भी नहीं होगा और ये दरिंदा भी उसके रास्ते से हट जाएगा जो कि एक पिता का नकाब पहनकर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था। अब तक टॉम हॉस्पिटल से घर पर
आ भी चुका था, लेकिन अब आने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर पहले आता तो शायद वो इस बात से बच जाता, क्योंकि वो उसे किसी और काम के लिए भेज देता। लेकिन अब जेड को उसकी असल सच्चाई का पता चल चुका था और उसने प्लानिंग बनाना शुरू किया कि वो किस तरह से उसे शराब का ओवरडोज देगी और उसके बाद काफी सारी स्लीपिंग पिल्स उसे खिला देगी। लेकिन जेड को भी पता था कि उसका पिता काफी ज्यादा भारी है और वो इस काम को अकेले नहीं कर पाएगी, तो उसने अपने एक दोस्त के पास काफी सारे मैसेजेस किए और वो उससे इस बारे में मदद मांग रही थी। उसने सारी डिटेल से बातें बताई कि उसका स्टेप फादर जो है उसने क्या कुछ कारनामे किए हैं और अब जेड को उसके ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। जेड का वो फ्रेंड भी पहले तो यही बात सोच रहा था कि जेड अब काफी ज्यादा गुस्से में है और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो वो वहां पर नहीं आया और उसने साफ इनकार कर दिया इस बात से। लेकिन जेड के ऊपर अब काफी ज्यादा गुस्सा हैवी हो चुका था और उसने जिस तरह का प्लान बना रखा था उस पूरे प्लान को अंजाम भी दिया। लेकिन टॉम की बॉडी काफी ज्यादा भारी थी, तो वो उसे ज्यादा दूर तो नहीं ले जा पाई, जिसके बाद वो उसे नीचे लाकर सिर्फ और सिर्फ काफी सारे कचरे में उसे छुपा देती है। जिसके बाद उसने ढूंढना शुरू किया एक ऐसे बंदे को जो कि इस बॉडी को जाकर ठिकाने लगा दे। लेकिन इससे पहले कि जेड उस बॉडी को ठिकाने लगवाती, उससे पहले ही उसका वही दोस्त वहां पर उसके पिता के घर पर आ गया और उसने ये सारी चीजें देखकर पुलिस को बता दिया। जेड ने ये बात सोची थी कि उसका वो फ्रेंड उसकी मदद करेगा उसके स्टेप फादर को निपटवाने में, लेकिन उल्टा उसने पुलिस को सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से जेड उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी। बाद में जब ये केस कोर्ट में जाता है तो उसके दोस्त ने जो सारी की सारी बातें बताई थी उनके मुताबिक जेड के ऊपर केस चलने लगता है। नॉर्मल तौर पर तो पुलिस वालों ने भी पहले यही अंदाजा लगा लिया था कि शायद इस बंदे ने ओवरडोज ले ली और उसके कारण इसकी जान चली गई। जब जेड का केस कोर्ट में चल रहा था तो जेड ने पूरी बातों को डिटेल से बताया कि आखिरकार किस तरह का उसने फेल किया और आखिरकार किस तरह से वो वहां पर जाकर अपने पिता के लैपटॉप को सिर्फ साफ कर रही थी और वहां पर उसको ये सारी की सारी चीजें मिली। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और उन्हीं सब कारणों से उसने अपने पिता की हत्या कर दी। जरा आप भी देखिए उस रियल वीडियो को जब जेड को कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर जज को वो अपनी सारी की सारी बातें बता रही थी कि जनाब इस तरह का कुछ मेरे साथ हुआ था। When I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down, and I bumped the mouse on his desktop computer, and it shook the screen awake. And I looked, and there's a picture of female breasts on the screen, and I look, and I have a beauty mark on my chest, and I look at it, like, those are my breasts. So it was the most violating, just awful, gut-wrenching feeling ever. I felt sick. I felt I couldn't even touch my own skin. I don't even know if there's words. I mean, not even in a movie have I seen something so just sick. Had you ever made any sexual overtures toward your stepfather? No. Did you tell him that you had nude photos of yourself? No. And you never showed him anything similar to those, correct? No, he was my dad. You would agree with me that the phrase, "I just dosed the hell out of him," implies that you gave Tom a whole lot of drugs. It does sound like that. I sent these messages not knowing that all this was going to happen. It was going to get read. It was more just like I'm getting frustrated. I could club him on the head. It wasn't like actually club him on the head. ये सारी बातें बताने के बाद जेड को ये आस थी कि शायद जज उसके हक में फैसला सुनाएगा और ये बात कहेगा कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल गलत था और जेड ने जो कुछ भी किया है वो इसने गुस्से गुस्से में किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने से जज की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, जबकि उन्होंने सीधा का सीधा इसे 25 साल की सजा सुना दी। Superior Court of the State of California for the County of San Diego, the people of the State of California plaintiff versus Jade Sasha Jenks, defendant. Case number SCN 420772. Verdict, count 1, first degree murder. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Jade Sasha Jenks, guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187, subsection A, a felony, as charged in count 1 of the amended information, and fix the degree thereof as murder in the first degree.
dated today's date, signed the foreperson. Ladies and gentlemen of the jury, was this and is this your verdict is read? Yes. Yes. All right, does either side wish to have the jury poll? No, Your Honor. Yes, Your Honor. All right, Madam Clerk, if you please poll the jury. Ladies and gentlemen of the jury, please answer with a yes or no, answer only, as to count 1, first-degree murder. Was this and is this your verdict is read? इस फैसले को सुनकर जैड काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये किस तरह का न्याय हुआ और जो मेरे साथ हुआ था आखिरकार उसके बारे में जज साहब ने क्यों नहीं देखा। वैसे दोस्तों केस को आप लोगों ने भी सुना है और सारी की सारी चीजों को देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ। आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि वहाँ पर क्या फैसला सुनाना था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मन ही मन इस बारे में जरूर सोचता होगा कि मेरे पेरेंट्स जिनके घर पर मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरे को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा करेंगे और मेरी पूरी केयर करेंगे। लेकिन जैनल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इसके माता पिता ने इसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। टाइम था 17 अप्रैल 2001 जब लतानिया जैनल केयरवाल का जन्म रिचर्ड अगास्ता कैलिफोर्निया में हुआ। इसके माता पिता ने इसके पैदा होने के बाद इसकी काफी अच्छे से परवरिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसकी माँ और इसके पिता के बीच डिवोर्स हो गया और इसकी माँ तान्या ने एक और ही व्यक्ति से शादी कर ली जिसका नाम लियोन था। जेनेल अब अपने बायोलॉजिकल फादर से दूर हो चुकी थी और अपने अब वो स्टेप डैड के साथ रहा करती थी। उसके यार दोस्तों ने, उसकी टीचर्स ने एक ही बात बताई कि वो काफी ज्यादा मेहनती लड़की थी जिसे पढ़ाई में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। Janelle was a loving, very intelligent, smart young woman who wanted to be a doctor, who was an honor student. अभी वो अपने स्कूल में ही थी कि टाइम आया 17 अप्रैल 2017 का जब उसका बर्थडे था और वो उस टाइम 16 साल की हो चुकी थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर पर ही रुककर पार्टी वगैरह करेगी और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाकर वहीं पर वो लोग केक काटने वाले हैं। इस बारे में उसने अपनी माँ को भी बताया, अपने स्टेप डैड को भी बताया और उन्हें भी इस पार्टी से कोई इतराज नहीं था। जेनेल के सारे फ्रेंड्स वहां पर आ चुके थे, शाम का टाइम था। उन लोगों ने खूब मस्ती की, पार्टी की और पार्टी जब कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए और उसकी माँ भी काफी ज्यादा थक चुकी थी। तो उसने कहा कि मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन पूरा घर बिखरा हुआ था। वहाँ डाइनिंग टेबल पर भी काफी सारे बर्तन अभी पड़े हुए थे। तो उसके पिता लियोन ने कहा कि चलो बेटा हम लोग चलकर थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं, नहीं तो कल सुबह उठेंगे तो यहाँ पर काफी सारा कचरा हमें दिखाई पड़ेगा और सुबह सुबह घर अगर इस तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे तो पूरा मूड खराब हो जाता है। जेनेल अपने पिता लियोन के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करने लगती है और लगभग आधे पौने घंटे बाद उन लोगों ने अपना सारा काम लगभग कंप्लीट कर भी लिया था। घर की पूरी साफ सफाई हो जाने के बाद वो दोनों भी सोने के लिए चले गए, लेकिन जब वो सोने के लिए गए उसके जस्ट आधे घंटे बाद ही लियोन वापस जेनेल के रूम में आया और उसने कहा कि बेटा मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया है। दरअसल उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही कहीं खराब हो गई और वो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। जेनेल ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपको वो बुला रहा है तो आप चले जाइए। लियोन ने कहा बेटा मैं चला तो जाऊं, लेकिन जाने में ये दिक्कत है कि उसने एक जगह मेरे को बताई जरूर है, लेकिन पूरे तरीके से वो जगह मुझे समझ नहीं आई और मेरा मोबाइल भी कुछ इस तरह का नहीं है कि मैं उससे अपने मोबाइल पर उसकी लोकेशन मंगवा सकूं। तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि तुम्हारे पास जीपीएस वाला मोबाइल है और ये मोबाइल अगर तुम मुझे दे देती हो तो भी मुझे ये चलाना नहीं आएगा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जेनेल को ये पता था कि उसके पिता उसके साथ अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो वो आराम से सेफली वापस घर पर भी लौट पाएगी। जेनेल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ और तब तक आप मोम को बता दीजिए कि हम लोग इस तरह से जा रहे हैं। अगर रात को उनकी नींद खुलती है तो वो परेशान हो जाएंगी कि पता नहीं ये दोनों लोग कहां पर चले गए। और इस बात की हाँ भरकर लियोन अपनी वाइफ के पास जाकर उसे समझा देता है कि हम लोग इस तरह बाहर जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद या फिर सुबह तक हम लोग वापस लौट आएंगे। ये बात बोलकर जेनेल और लियोन अपनी गाड़ी उठाकर अपने उस दोस्त के पास चले जाते हैं। तान्या की जब रात को
बीच में आंख खुलती है तो उसने जाकर जब उन दोनों को चेक किया तो वो तब तक नहीं आए थे और आखिरकार उसने यही डिसाइड किया कि शायद वो थोड़ा लेट हो गए होंगे, जिसके कारण वो सुबह आने वाले होंगे, क्योंकि उसके पति ने जाने से पहले बोला था कि या तो वो रात को आ जाएंगे और ज्यादा लेट अगर वो होते हैं तो वो सुबह आ जाएंगे। और यही बात सोचकर वो वापस से सो जाती है। लेकिन सुबह का टाइम हो चुका था, सूरज निकलने लगा था, लेकिन अभी तक उसकी ना तो बेटी वापस आई थी और ना ही उसका पति। तो वो चिंता करने लगती है और उन दोनों के पास ही कॉल करने लगती है, लेकिन उन दोनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। और इसी तरह जब वो लगातार थोड़ी देर तक और भी ट्राई करती है तो उन दोनों का फोन ऑफ हो गया। जेनेल कुछ देर तक और वेट करती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई कि आखिरकार ये दोनों वापस अभी तक क्यों नहीं आए हैं, और उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। Not like they're not to answer the phone. I've been calling and texting and leaving messages and nothing. पुलिस जेनेल के घर पर आई और उसकी माँ से पूछताछ की कि आखिरी टाइम वो कहाँ पर गए थे और जिसकी वो मदद करने के लिए गए थे, आखिरकार वो बंदा कौन है। तान्या ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, मैं जस्ट सो रही थी। और उसके बाद मेरे पति ने आकर बताया कि उनके किसी दोस्त की गाड़ी खराब हो गई है, और वो पूरी कहानी भी बताई कि इस तरह उन्हें तो ये फोन चलाना नहीं आता जिसमें GPS चलता हो, तो वो अपनी मदद के लिए अपनी बेटी को साथ लेकर गए हैं। पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि आखिरकार ये लोग कहां पर गए होंगे और अब वो उन्हें कहां पर ढूंढें, जिसके कारण वो उन्हें हर जगह ढूंढने लगते हैं। फोन को भी वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि उनका फोन बंद हो चुका था। पुलिस उन दोनों को ढूंढती है और इसी तरह ढूंढते ढूंढते लगभग 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ना तो लियोन का पता था और ना ही जेनेल का। टाइम यूं ही बीतता रहता है और 1 हफ्ता बीत जाने के बाद तान्या फेसबुक पर लाइव आई और उसने ये सारी की सारी घटना बताई कि आखिरकार उसके परिवार के साथ क्या चल रहा है, और जल्द ही उसके पति वापस घर पर नहीं आए तो उन्हें कितनी ज्यादा बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिर में भी कैंसर है और लंग्स में भी कैंसर था, और उसकी जो दवाइयों का खर्चा उसका पति उठाया करता था वो अब कमाने के लिए जा ही नहीं रहा। Need my baby home like 15 days ago type home because she has never been away from me this long. और ऐसे में अगर देखा जाए तो उसने अपनी बेटी को भी खो दिया है, अपने पति को भी खो दिया है, और वो फाइनेंशियली भी अब स्ट्रगल कर रही है। उसकी उस वीडियो को देखकर, उसकी पोस्ट को देखकर उसके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग थे उन लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की, और कुछ ही दिनों बाद उसके सारे फेसबुक फ्रेंड्स ने मिलकर जब उसे डोनेट किया तो उसके पास लगभग $2500 इकट्ठा हो गए। पुलिस अभी उन लोगों को ढूंढ ही रही थी और अगस्त का एंड आते आते आखिरकार पुलिस ने उनकी गाड़ी को ढूंढ ही लिया। तान्या काफी सारे फेसबुक पर वीडियो अपलोड करती है कि कितना वो अपने परिवार को मिस कर रही है, लेकिन उसका पति और उसकी बेटी पता नहीं कहां पर चले गए हैं। And he said, I didn't want to bother you, so I asked our daughter, would she go help me find Maurice? He said he had a call from a friend that was stuck on side the road in Clarks Hill. लेकिन जब उसके पास थोड़ा पैसा और इकट्ठा हुआ तो उसने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर किसी भी तरह का कोई पोस्ट करना बंद कर दिया, और उसने इस बात से भी इंटरेस्ट अपना थोड़ा कम कर लिया कि उसका पति और उसकी बेटी गायब हो चुके हैं। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुई थी और उन दोनों ही बाप बेटियों को ढूंढ रही थी कि आखिरकार ऐसा इनके साथ क्या हो गया कि रात को ये किसी की मदद करने के लिए गए और सुबह होते होते दोनों के दोनों गायब हो गए, और 1 हफ्ते बाद तो इनका ट्रक मिला है। पुलिस जब इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन दोनों को ढूंढ रही थी तो पुलिस को पता चलता है कि लियोन को एटलांटा में देखा गया है, लेकिन जब उसे देखा गया उसके साथ कोई लड़की नहीं थी और वो पूरे तरीके से अकेला था। पुलिस इस चीज को देखती है और दूसरी तरफ उनका ध्यान तान्या के ऊपर भी जाता है कि वो महिला कुछ दिन पहले तो रो रो कर अपना बुरा हाल किए हुई थी, और आज अगर देखा जाए तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि अभी भी उसके रिश्तेदार नहीं मिले हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले लियोन का बैकग्राउंड चेक किया कि आखिरकार ये बंदा कौन है और इसने अपनी पुराने जिंदगी में क्या कुछ किया है। तो पुलिस को पता चला कि इस व्यक्ति का पहले भी एक काफी तगड़ा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, जिसका कारण ये था कि इसने छोटी बच्चियों को काफी ज्यादा अब्यूज किया था, और इसके अलावा इसने क्राइम में भी अपना हाथ काफी ज्यादा आजमाया है। पुलिस और ज्यादा इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस बारे में तो तान्या को भी पता था, और तान्या ने जब इससे शादी की तो ये उस टाइम जेल में ही था। ये पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आया था, उसी टाइम तान्या ने इसके साथ शादी कर ली, और वो भी ये बात जानते हुए कि इसका व्यवहार बच्चों के लिए किस तरह का रह चुका है। पिछली बार की तरह पुलिस के पास अब की बार फिर से पुलिस के मुखबिरों का फोन आता है और उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर से लियोन को देखा है। पुलिस तुरंत उसी जगह पर पहुंच गई और
उन्होंने जाकर लियोन को गिरफ्तार कर लिया। वो उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लाकर पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार जैनल कहाँ पर है। तो वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि सर, मैं ये न्यूज पहले ही देख चुका हूँ, हम लोग उस रात वहां पर गए थे, लेकिन मेरा वो फ्रेंड जब नहीं मिला तो मैंने अपनी बेटी से ये बात बोल दी थी कि यहाँ पर मुझे उसे ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये थोड़े पैसे पकड़ो और तुम बस पकड़कर वापस अपने घर चले जाओ। और ये बात बोलकर मैंने उसे अपनी गाड़ी से उतार दिया था एक बस स्टैंड के ऊपर, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गई। मैं घर पर भी इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि जब मेरी वाइफ इस बारे में जानेगी कि मैंने इस तरह अपनी बेटी को खो दिया है तो वो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। इसी कारण मैं बाहर था। लेकिन पुलिस को उसकी ये झूठी बातें पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता कि वो घर पर पहुंचेगी ही नहीं, और तुमने अगली सुबह घर पर फोन करके ये क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी बेटी वापस घर पर पहुंची है या फिर नहीं। लियोन समझ चुका था कि वो पकड़ा जा चुका है और यहाँ से बचकर निकलने का कोई फायदा नहीं, तो उसने सारी की सारी बातें साफ साफ पुलिस वालों को बतानी शुरू की और उसने कहा कि सर, इस चीज के लिए मैं अकेला बंदा नहीं जिसमें जैनल को गायब करने का मेरा हाथ हो, जबकि इसमें उसकी माँ भी शामिल है। पुलिस वाले उसकी माँ को भी पकड़ लाए और उन लोगों ने जब पूछताछ की कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है, तो कुछ भी साफ साफ उन लोगों ने नहीं बताया। और आखिरकार पुलिस को इसी बात का पता चलता है कि इस लड़की को गायब करने का ये जो इनका मकसद था, ये आज या कल में पैदा नहीं हुआ, जबकि ये लोग इस बात की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आखिरकार उन लोगों ने इस लड़की को क्यों मारा है। और जब तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी तब तक पुलिस के पास एक कॉल और आ चुका था। जिस जगह पर ये बॉडी मिली उस जगह का मालिक दरअसल वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा था और वहां पर खुदाई के दौरान उन्हें ये बॉडी मिली। पुलिस जब उस बॉडी को लाकर उसकी ऑटोप्सी करवाती है तो उन्हें पता चला कि ये जैनल ही है। जैनल को निपटाने का मकसद पुलिस को अभी तक भी नहीं पता था और ना ही उसके घर वाले बता रहे थे, लेकिन ये बात प्रूव हो चुकी थी कि उसको ठिकाने लगाने वाले यही लोग थे। तो ऐसे कारनामों के चलते लियोन को डेथ पेनल्टी दी गई और इसके अलावा उसकी मां तान्या को उम्र कैद की सजा दी गई, वो भी बिना किसी पैरोल के। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि आखिरकार एक बच्चा अपनी माँ के पास रहकर भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है और उसकी माँ ही उसे मारने की इतनी प्लानिंग करती है, तो कोई बच्चा बाहर किस तरह से सेफ हो सकता है? वैसे आप इस माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम था 24 दिसंबर 1960 का, जब एंथनी और वॉल्मेर के घर पर टेक्सास अमेरिका में डैनियल रोकोविट्ज का जन्म हुआ। इसके पिता आर्मी में थे, जिसके कारण ये ज्यादातर टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताया करता था, जहां इसके अलावा इसके घर में इसके 2 बड़े भाई भी मौजूद थे और इसी तरह इनकी फैमिली बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब तक डैनियल 3 साल का हो चुका था और उसके पिता भी आर्मी से छुट्टी पर आए हुए थे, तो उनके घर वालों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं। वो लोग बाहर जाते हैं, पिकनिक वगैरह कर लेने के बाद जब उन लोगों ने पूरा एंजॉय कर लिया तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमें वापस घर पर चल लेना चाहिए। लेकिन तब तक अंधेरा होने लगा था, तो उसके पिता ने ये बात अपने परिवार से कही कि अब हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए और रात को ट्रेवल करना इतना ज्यादा सेफ नहीं है, तो हम लोग सुबह चलेंगे। और ये बात बोलकर उन लोगों ने एक होटल में कमरा ले लिया, जिसके बाद डैनियल के पिता एंथनी और उनके दोनों बड़े बेटे बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अब डैनियल और उसकी माँ वाल्मेर दोनों ही उस कमरे में मौजूद थे कि कुछ ही देर बाद पता नहीं वाल्मेर को क्या होने लगा कि वो अचानक से वहीं पर जमीन पर गिर पड़ी। डैनियल अभी सिर्फ 3 साल का था, उसे कुछ समझ नहीं आया कि यार उसकी माँ को क्या हुआ, तो वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है कि अभी अभी तो मेरी माँ यहाँ पर बड़े ही अच्छे से हमारे कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही थी कि इन्हें क्या हुआ जो ये नीचे जमीन पर जा गिरी। उसकी माँ को धीरे धीरे कर पसीने आने लगते हैं, वो हिलने डुलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कुछ ही देर बाद उसने अपनी जान गंवा दी। और डैनियल को तो मानो ये हादसा उसके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, क्योंकि इस हादसे को, इन सारी फुटेज को जो कि उसने यहाँ पर देखी थी, वो कभी भूल ही नहीं पाया। एक तरफ तो डैनियल और उसके भाइयों ने अभी अभी अपनी माँ को गंवाया था, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके पिता को देखा जाए तो वो अपने बच्चों को सांत्वना देने के बजाय उनके लिए एक स्टेप मॉम लेकर आ रहे थे। और ऐसे में वो
छोटे बच्चे कुछ कर भी नहीं पाए और देखते ही देखते उनके घर पर उनकी स्टेप मॉम आ भी जाती है। थोड़ा और टाइम बीतता है जिसके बाद डैनियल 5 साल का हो गया, लेकिन आज को भी अगर देखा जाए तो उसके दिमाग में वो बातें बिल्कुल तरोताजा थी जो कि उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने अपनी जान गंवाते हुए देखा था। वो बिल्कुल साफ इन बातों को याद कर पा रहा था कि किस तरह से उसकी माँ पसीने में बिल्कुल लथपथ हो चुकी थी और वो चाहते हुए भी अपनी माँ की कुछ मदद नहीं कर पाया। इसी तरह की चीजें सोचते सोचते वो हर रोज स्कूल जाया करता था। दूसरी तरफ अगर उसके माता पिता को देखा जाए, यानी कि प्रेजेंट के माता पिता, उसके पिता और उसकी स्टेप मॉम, उनको तो उससे कोई मतलब था ही नहीं। तो डैनियल इमेजिनेशन करने लगता है कि अगर उस दिन वो अपनी माँ को बचा लेता तो उसकी माँ उसकी काफी ज्यादा केयर करती और हो सकता है उसके पिता भी पहले के टाइम में जितना उससे प्यार किया करते थे आज भी उसे उतना ही प्यार कर रहे होते। और इसी तरह की इमेजिनेशन करते करते एक टाइम ऐसा भी आया जब डैनियल को 3 लोग दिखाई देने लगते हैं। असल में उनकी कोई भी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो उन्हें देख पाता है, उनसे बातें कर पाता है और वो सामने वाले 3 लोग जो कि किसी को दिखाई ही नहीं देते वो भी डैनियल से बातें करते हैं। डैनियल इमेजिनेशन में उनसे बातें करता है, जिसके बाद डैनियल को ये बात पता चलती है कि वो कोई आम बच्चा नहीं, जबकि उसके पास काफी सारी सुपरनेचुरल पावर हैं। और वो ये है कि जिन लोगों को कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता उन्हें सिर्फ और सिर्फ डैनियल देख सकता है। तो डैनियल स्कूल में जाता और वहां पर अपना टाइम बिताने के बाद जब भी वापस घर पर आता, अपने रूम में हुआ करता था, तो वो उन तीनों लोगों के साथ बातें करने लग जाता। वो उनके साथ बातें करते करते काफी टाइम बिता चुका था। तो एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने स्कूल में जाकर अपने क्लासमेट्स से ये बात कहता है कि वो कोई आम बंदा नहीं, जबकि वो एक दैवीय शक्ति है। और उसने काफी सारी ऐसी बातें अपने दोस्तों को बताई कि उसे कुछ इस तरह का दिखता है और सामने क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है। उसके दोस्त बोलते कि हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो डैनियल बोलता कि वहां पर दरअसल 3 लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं उन्हें कहूं तो वो अपनी जगह बदलेंगे, मेरे साथ बातें करेंगे और जो कुछ भी मैं चाहूं वो मेरे लिए करने के लिए तैयार हैं। और वो अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इसी तरह की बातों को सोचकर वो अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बातें करता और घर पर भी आकर इस बारे में जब सोचता तो उसने काफी सारी ऐसी कैलकुलेशन बैठाई जिससे उसे अंदाजा होने लगा कि वो किसी दैवीय शक्ति का सिर्फ आशीर्वाद नहीं, जबकि खुद भगवान जीसस है। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया कि उसका जन्म क्रिसमस की रात को हुआ था। उसके नाम के अक्षरों को अगर जोड़ा जाए तो वो 18 बैठते हैं और उसका जन्म 9:02 पर यानी कि दिन के 21वें घंटे पर हुआ। और अगर इन सभी चीजों का टोटल किया जाए तो वो नंबर जीसस का नंबर है और मतलब साफ है कि वो खुद ही जीसस है। इस टाइम वो सिर्फ 5 साल का था और वो इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता को इस बारे में कोई भी मतलब नहीं था हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। और वैसे भी अगर उसकी स्टेप मॉम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कम से कम उसके पिता को तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उसके पिता ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो आर्मी में थे और ज्यादातर टाइम वो बाहर ही रहा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो डैनियल भी बड़ा हो रहा था। उसके अंदर ये सारे के सारे थॉट भी और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि वो कोई और नहीं जबकि भगवान ही है। और इसी टाइम उसके पिता ने आर्मी वाली जॉब छोड़ दी और वो वापस टेक्सास में आकर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करने लगते हैं। अब वो पूरा दिन अपने ही शहर में रहने लगे थे तो वो टाइम टू टाइम अपने घर पर आ पाते और इसी बीच वो डैनियल पर भी थोड़ा ध्यान देने लगे थे। और जब उन्हें पता चला कि ये बंदा अपने आप को भगवान घोषित कर चुका है और कुछ इस तरह के कारनामे कर रहा है तो उन्होंने उसकी प्रॉब्लम समझी और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और वहां पर उसका बड़े ही अच्छे से इलाज चलने भी लगता है। लेकिन अब तक डैनियल काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका था कि मैं तो भगवान हूं और मेरा इलाज तुम लोग कैसे कर सकते हो। इस तरह की बातें वो हॉस्पिटल में किया करता था जिसके कारण उसे काफी सारी गोलियां खानी पड़ती, काफी सारी उसकी थेरेपी वगैरह चल रही थी। और इनसे जब उसका इलाज नहीं हुआ तो हॉस्पिटल वालों ने डिसाइड किया कि डैनियल को ठीक करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और इसी तरह काफी दिनों तक दवाइयां देते हुए, इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए आखिरकार वो लोग उसे ठीक कर भी देते हैं। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था तो उसका पिता उसे लेने के लिए आता है और उसे लेकर अपने घर पर वापस जाता है। लेकिन अब की बार जब से डैनियल और उसके पिता एक साथ घर में रहने लगे थे तो उनके बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। डैनियल का अपने पिता को ये कहना था कि आखिरकार उन्होंने उस मेंटल हॉस्पिटल में उसे क्यों भेज दिया था जहां पर उसे इतनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। वो लोग उसे लगातार हर रोज गोलियां देते थे, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे और इन्हीं सब चीजों को लेकर डैनियल अपने पिता से काफी ज्यादा नाराज था।
डैनियल के पिता अब तक आर्मी में रह चुके थे तो उनके लिए डिसिप्लिन काफी ज्यादा मायने रखता था, लेकिन दूसरी तरफ डैनियल कुछ भी काम करके वापस जब अपने घर पर पहुंचता तो वो उस अनुशासन को इसी तरह बरकरार नहीं रख पाता और उसके पिता लगातार इसकी भी कंप्लेंट डैनियल को जब किया करते थे तो डैनियल इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया कि यार पहले तो इन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया, वहां पर इतना बुरा मेरा हाल उन हॉस्पिटल वालों ने कर दिया और अब घर पर भी अगर देखा जाए तो ये मुझे उस हॉस्पिटल जैसे ही प्रताड़नाएं दे रहे हैं, लगातार मुझे धमकाते रहते हैं, तो मैं ये सब अब सहन नहीं कर पाऊंगा। डैनियल को अपने पिता की एक भी बात ठीक नहीं लगती थी और जिस भी तरह से वो अपनी जिंदगी को बिताना चाहता था वो उसे उसी तरह बिताता है, जिसके कारण अक्सर उसके और उसके पिता के बीच उनके घर पर लड़ाई होने लगी। डैनियल अब अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर बिताने लगता है और वहीं पर रहकर उसने ड्रिंक करने की आदत भी अपने आप को डाल ली। अब ड्रिंक करता है तो उसे खर्चे पानी की भी जरूरत पड़ेगी और अपना खर्चा पानी निकालने के लिए उसने ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो वहां पर मौजूद जो छोटे मोटे नशेड़ी थे उन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता और उसके बाद वहां से जो उसे पैसे मिलते उनसे वो अपने सारे शौक पूरे किया करता था। लेकिन इस बारे में डैनियल के पिता को पता चल जाता है और आमतौर पर अगर देखा जाए किसी लड़के का पिता पुलिस में हो तो वो अपने बेटे को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगा और आम लोगों को पता भी नहीं चलने देगा कि उसके बेटे ने कोई ऐसा कांड किया है। लेकिन डैनियल के पिता के साथ यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा डैनियल कुछ इस तरह से बाहर इलीगल काम कर रहा है तो उन्होंने खुद उसे अरेस्ट करवा दिया। लेकिन कुछ दिनों तक उसके ऊपर ये केस जब चलता है तो उसके बाद वो वापस लौटकर अपने घर पर आ गया और उसके पिता ने ये बात कही कि बेटा अगर तुम सुधर कर यहाँ पर रहते हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह के कारनामे अगर तुम करते रहे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन डैनियल तो अपने पिता की बात बिल्कुल भी मानने वाला था ही नहीं, तो उन लोगों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब डैनियल अपने पिता को ही धमकी देता है कि वो उन्हें जान से मार डालेगा। तो उसके पिता को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब डैनियल के पास रहने के लिए घर नहीं था तो वो इसी तरह अपने उसी काम में प्रोग्रेस करने लगता है, ड्रग्स बेचने वाले में, और कुछ एक पैसे उसके पास जब आ जाते हैं तो इसी बीच उसकी मुलाकात 1982 में एक लड़की से होती है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 14 साल की ही थी। लेकिन उन दोनों को प्यार में पड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। पहले तो उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने शादी की तो शादी के बाद वाली किचकिच उन दोनों के बीच शुरू होने लगती है, क्योंकि डैनियल इतना अच्छे से पैसे नहीं कमाया करता था और दूसरी तरफ वो उस लड़की के ऊपर भी अपना पूरा अधिकार जमाया करता था। वो उसके ऊपर काफी सारा अत्याचार करता और उसके बाद अपने काम धंधे पर निकल जाता और इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन डैनियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, वो लड़की इतनी ज्यादा बड़ी तो थी नहीं, तो डैनियल ने उसे वहीं पर मौजूद फ्रिज से बांध दिया और वापस इसी तरह निकल जाता है बाहर। जिसके बाद पूरा दिन बीतने के बाद जब वो शाम को वापस वहां पर उस लड़की के पास आया तो उसने उसे खोला और उसके बाद उसे खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाते वो उसके सामने काफी सारी ऐसी डींगे भी मारता है जिससे वो लड़की और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं थी और वो अभी काफी ज्यादा छोटी थी। तो डैनियल ने उसे बताया कि एक बार वो एक सेक्स वर्कर के पास गया हुआ था और जिस तरह का कुछ डैनियल उसे बोल रहा था वो ऐसी बात नहीं मान रही थी, तो उसने उसका गला घोंटकर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह उसकी गली में एक कुत्ता भी रहा करता था जो कि अक्सर डैनियल को देखकर भौंका करता था और एक दिन तो ऐसा आया जब उसने मानो उसे काट ही लिया होता। तो डैनियल को उसके ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद तो उसने उस कुत्ते की गर्दन धड़ से अलग ही कर दी और देखते ही देखते उस कुत्ते ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा वो एक महिला से और भी मिला था जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई और जब उसे लड़ाई में गुस्सा आया तो वहीं पास में ही एक पेचकस रखा हुआ था, तो उसने उस पेचकस को उठाकर उस महिला की आंख में गाड़ दिया और उसके बाद उसकी आई बॉल को बाहर निकाल दिया। ये सारी बातें सुनकर उसकी जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी कि ये बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है और इसका रिजल्ट किस तरह का सामने आ सकता है और क्या ये सिर्फ तुम्हें धमकाने के लिए, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए तो ये सब नहीं बोल रहा। ये सारी चीज यूं की यूं चल रही थी कि एक दिन ऐसा भी आया जब इस लड़की का पीछा डैनियल से छूट जाता है, क्योंकि डैनियल अब 25 साल का हो चुका था और उसके दिमाग में ये बात आई कि वो टेक्सास छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहता है, जिसके तौर पर वो न्यूयॉर्क जा पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो उसने तुरंत ऐसी जगह ढूंढना शुरू कर दिया जहां पर वो रहकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े ही आराम से बिता पाए। और अपने रहने की जगह ढूंढते ढूंढते वो जा पहुंचता है टॉम्स किंग पार्क, जो कि मैनहट्टन के पूर्व में मौजूद है। आज के टाइम तो ये पार्क बिल्कुल एक पार्क की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन उस टाइम ये पार्क से ज्यादा बेघर लोगों के घर के तौर
तौर पर यूज किया जाता था। वहां पर काफी सारे बेघर लोग रहा करते थे और अपनी जिंदगी बिता रहे थे। डैनियल भी वहां पर आ पहुंचता है। इस पार्क में रहने वाले लोग पूरे तरीके से पूरा दिन खाली रहा करते थे। अभी तक डैनियल ने काफी सारे लोगों को ये बात बताई थी कि वो कोई और नहीं जबकि खुद ही भगवान है, लेकिन इस बारे में किसी ने उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग पूरा दिन खाली रहा करते थे, तो उन लोगों ने डैनियल की इन सभी बातों में इंटरेस्ट लिया और वो लगातार आगे से आगे पूछा करते थे कि अच्छा तुम भगवान हो तो आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। डैनियल ने उन लोगों को बताया कि उसके पास काफी सारी अलौकिक शक्तियां हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास अगर शक्तियां हैं तो हम लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन डैनियल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि उन सारी शक्तियों को मैं तुम्हें दिखा तो जरूर दूं, लेकिन अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बेवजह अपनी जान गंवा दो। और अभी के लिए तो मेरा यही कर्तव्य है कि मैं तुम सब लोगों का ध्यान रखूं और तुम्हें कुछ होने ना दूं। जिसके तौर पर वो उस पूरे पार्क में 2 टाइम सुबह और शाम एक एक चक्कर लगाया करता था, वो भी अपने एक मुर्गे के साथ। दरअसल उसके पास एक काफी अच्छी नस्ल का मुर्गा था जिसे वो अपने कंधे पर बैठा था और उसके बाद उस पार्क में घूमने लगता कि यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं और इन सभी का मुझे ही तो कल्याण करना है। वो वहाँ पर घूमता, उन सभी लोगों को देखता और उसके बाद उन लोगों को एक ही बात बोलता कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर किसी भी तरह की किसी के ऊपर समस्या आती है तो वो आकर मुझे बताए, मैं उसका निदान करूंगा। काफी सारे लोग उसके ऊपर विश्वास करने भी लगते हैं और काफी सारे अभी भी ऐसे मौजूद थे जो कि ये बात बोलते हैं कि ये एक पागल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो लोग उसमें विश्वास रखते थे उनका मानना था कि जरूर ये किसी न किसी ऐसे पंथ से रिलेटेड है जो कि हमारा सच में ही कल्याण करवा सकता है। लेकिन उसे ना मानने वाले लोगों के पास भी एक ठोस रीजन था। उन लोगों का कहना था कि जो बंदा ये सुबह सुबह या फिर शाम को अगर देखा जाए अपने कंधे पर एक मुर्गे को बैठाकर यहाँ पर घूमता है और ये बात बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसकी असल सच्चाई ये है कि रात होते ही अक्सर उन लोगों ने उसे किसी मुर्गे की या फिर किसी कुत्ते की जान लेते हुए अक्सर देखा था। वो वहाँ पर मौजूद अलग अलग तरह के जानवरों को अक्सर रात में मार दिया करता था, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले बेघर लोग इस बात पर सवाल उठाया करते थे कि अगर भगवान ने तुम्हें भेज रखा है या फिर तुम खुद ही भगवान हो तो इस तरह किसी बेजुबान जानवर की तुम हत्या क्यों कर रहे हो। तो डैनियल ने कहा कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, जबकि उनके लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है और जो अक्सर आप लोगों ने देखा है वो वही सैक्रिफाइस था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ वहां पर जो मौजूदा सरकार थी उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जितने भी बेघर लोग हैं जो कि इसी तरह यहाँ वहां रास्ते में लेटे हुए हैं उन सभी को साफ करो। जिसके चलते पुलिस वहां पर आती है और उन बेघर लोगों के साथ पुलिस की काफी ज्यादा झड़प होती है और उसके बाद आखिरकार उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। डैनियल को भी उन लोगों के साथ हटा दिया जाता है। अब डैनियल को रहने के लिए एक घर तो चाहिए ही था, तो उसने खोजबीन करनी शुरू की कि आखिरकार अब वो कहाँ पर रहेगा। तो इसी तरह खोजबीन करते करते उसकी मुलाकात सल्विया से होती है। ये लड़की भी कुछ दिनों पहले उसी पार्क में रहा करती थी जहाँ पर कि डैनियल रहा करता था और अब वो एक घर में रहती है। लेकिन समस्या उसके लिए ये है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एक घर लेकर रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और बंदा रहा करता था जिसके कारण उनका किराया आधा आधा हो जाया करता था। लेकिन अब वो बंदा सेल्विया के उस अपार्टमेंट को छोड़कर जा चुका था। तो सेल्विया ने डैनियल से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हो। तो डैनियल को भी रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो उसने इस बात के लिए हाँ भर दी। सिल्विया ने कहा कि यहाँ का कुल रेंट 1000 है और हम लोग तो पहले से यहाँ पर रहते ही हैं और अब तुम भी यहाँ पर आना चाहते हो तो आधा रेंट तुम्हें देना होगा। डैनियल इस बात के लिए भी राजी हो गया और $500 प्रति माह देकर वहाँ पर वो रहने लगता है। सिल्विया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और डैनियल अकेले वहाँ पर लेटा रहता और अपना जो कुछ भी काम वगैरह उसे करना होता उसे करके रात को वो निकल पड़ता अपनी उसी ड्रग्स वाली जॉब के ऊपर, जिससे वो असल तौर पर पैसे कमाया करता था। इसी तरह उन दोनों की ही लाइफ बड़े ही मजे से चल रही थी। लेकिन इसी बीच सल्विया ने ये बात डैनियल से कही कि वो इस अपार्टमेंट को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हो चुकी है और वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, जिसके चलते वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। डैनियल के लिए ये बात एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बनकर उसके सामने आई कि अब अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो इस अपार्टमेंट का पूरा खर्चा अब डैनियल को ही उठाना होगा और वो पूरा किराया भर पाए इतने उसके पास पैसे नहीं थे। वो परेशानी में अपना काम कर रहा था और इसी तरह घूम रहा था कि उसकी मुलाकात मोनिका से होती है। दरअसल वो उसकी एक कस्टमर थी जो कि उससे ड्रग्स खरीदा करती थी। वो ड्रग्स तो उससे शौकिया तौर पर लिया करती थी,
थी, लेकिन असल में वो स्विट्जरलैंड से यहाँ पर एक स्टार डांसर बनने के लिए यहाँ पर आई थी, जिसके तौर पर उसने एक डांस स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था और उस स्कूल की फीस काफी ज्यादा थी। तो मोनिका को भी एक ऐसे ही रूम की जरूरत थी जो कि ज्यादा महंगा ना हो और वो उसमें आराम से रह पाए। डैनियल ने ये बात मोनिका को बताई और मोनिका को तो एक रूम चाहिए ही था, तो मोनिका वहीं डैनियल के पास शिफ्ट हो गई। मोनिका अपनी डांस क्लास में जाती है और डैनियल अपना खुद का काम किए ही हुए था और इसी तरह टाइम बीतते बीतते इन दोनों के बीच करीबियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि मोनिका और डैनियल एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। लेकिन डैनियल ने इसके साथ शादी करके वही हाल इसका कर दिया जैसे कि अपने पिछली वाली वाइफ का किया था। वो इसे काफी ज्यादा डराता, धमकाता और पीटने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मोनिका का दिमाग घूम गया और ये कोई मासूम लड़की नहीं थी, जबकि ये एक काफी ज्यादा एजुकेटेड महिला थी। मोनिका डैनियल से बदला लेना चाहती थी, जिसके तौर पर उसने ये तरकीब लगाई कि अगली बार जब उन लोगों को रेंट भरना था तो रेंट वाले कागजात पर मोनिका ने पूरी तरीके से ये बात दिखा दी कि इस अपार्टमेंट का सारा खर्चा मोनिका ही उठा रही है। डैनियल को इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था और आज से पहले भी सिल्विया यहाँ पर जब उसके साथ रहा करती थी और आज भी मोनिका जब उसके साथ रह रही है तो उन सारे कागजात पर वो बिना देखे ही साइन कर देता था। तो मोनिका ने इस बात का फायदा उठाया और अब की बार जो साइन होने थे उन कागजात पर उसने पूरे तरीके से ये बात दिखा दी कि इस अपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोनिका भर रही है। और डैनियल ने जब इस बात पर साइन कर दिए तो अगले ही दिन मोनिका ने डैनियल को घर से बाहर निकाल दिया। डैनियल इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हुआ कि मैंने बराबर के पैसे दिए हैं और ये सब तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तो मोनिका ने कहा कि अगर मैं ये नहीं कर सकती तो तुम ये बताओ कि तुम वो कैसे कर सकते हो जो कि तुम मेरे ऊपर इतने सारे अत्याचार करते हो। अब मैंने इस बात का बदला ले लिया है और अब यहाँ से दफा हो जाओ। डैनियल गुस्सा होकर सिल्विया के पास जाता है और उसने जाकर ये बात सिल्विया को जब बताई तो सिल्विया ने भी साफ इनकार कर दिया कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो चुके हैं और इस बात का तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं कि तुमने मोनिका को पैसे दिए थे, तो अब तो तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन डैनियल काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने ये बात सिल्विया से कही कि मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगा। सिल्विया भी यही बात सोचती है कि आज से पहले भी ये काफी सारी ऐसी अजीबोगरीब बातें करता रहा है, लोगों ने इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, जैसे कि ये भगवान है, इसे पता नहीं क्या दिखाई पड़ता है और ऐसी ऐसी उसकी बातें सिल्विया ने पहले कभी सुनी थी। तो उसने ये बात डैनियल से कही कि हाँ हाँ जो तुम करना चाहो तुम जाकर कर सकते हो। और सिल्विया को ये बात बोलकर वो वापस आने लगता है, लेकिन तभी वो वहां पर दोबारा से रुकता है और सिल्विया से पूछता है कि क्या उसे तुम मुझे मारने में मदद करवा सकती हो। लेकिन सिल्विया ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं काम लगी हुई हूँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग ये काम किसी और दिन कर लेंगे। सिल्विया ने ये बात मजाक में बोलकर छोड़ दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब सिल्विया को टाइम लगता है तो उसने सोचा कि क्यों ना वो जाकर डैनियल से मिले और उसकी फ्रेंड मोनिका से मिले कि क्या अब उनकी लड़ाई शांत हो चुकी है। तो जैसे ही सिल्विया मोनिका के घर पर पहुंचती है तो उसे पता चला कि यहाँ पर तो कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। हो सकता है वो दोनों अंदर ही हों और इस बात पर लड़ाई कर रहे हों कि दरवाजा तुम खोलो, इस तरह की सोचकर वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे होंगे। ये आज से पहले यहाँ पर रह चुकी है तो उसे इस बात का पता था कि इमरजेंसी में वो लोग एक की कहाँ पर रखते हैं। जब अक्सर सिल्विया और डैनियल घर से बाहर चले जाया करते थे तो उसने वहां से वो चाबी ली और दरवाजा खोलकर जब वो अंदर जाकर चेक करती है तो उसे वहां पर पूरे तरीके से सन्नाटा मिलता है। थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी तो उसने जाकर रसोई में जब चेक किया तो उसे पता चलता है कि ये बदबू वहां पर मौजूद कुकर से आ रही है। उसने वो कुकर खोलकर देखा और जैसे ही वो कुकर खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर कोई और नहीं जबकि मोनिका का सिर मौजूद था। ये चीज देखते ही सिल्विया का दिमाग खराब हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। और ऐसे में उसने हिम्मत बनाकर डैनियल को ढूंढना शुरू किया कि हो सकता है वो किसी न किसी कमरे में बैठा हो, ये सारे के सारे कांड करने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और ऐसे ढूंढते ढूंढते ही वो जा पहुंचती है बाथरूम में, जहां पर उसे मोनिका का बाकी शरीर मिलता है। मोनिका के धड़ पर मौजूद जितना भी मांस था वो सारा का सारा गल चुका था या फिर उसके शरीर से अलग हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी सारी हड्डियां वो साफ साफ नजर आ रही थी। ये सारी चीजें देखने के बाद आमतौर पर व्यक्ति पुलिस को कॉल करेगा, लेकिन सिल्विया के दिमाग में पता नहीं क्या
चल रहा था कि उसने पुलिस को नहीं जबकि डैनियल को कॉल किया और उससे ये बातें पूछी कि आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या कांड रच दिया है। तो डैनियल ने कहा कि वो लड़की ही कुछ इस तरह की थी, सारी उसकी गलती है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसके पास वापस गया था और मैंने माफी भी मांगी थी लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानी। तो आखिर में मुझे गुस्सा आया और मैंने ये सारा का सारा कांड रच दिया। ऐसे में ये घटना तो घट चुकी थी, आखिरकार सिल्विया को पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन सिल्विया ने पुलिस को कॉल करने की बजाय डैनियल से ही ये बात कही कि तुमने जो कुछ कर दिया है वो तो हो गया, लेकिन अब अपने आप को अगर तुम बचाना चाहते हो तो इस बॉडी को ठिकाने लगा दो। तो डैनियल सिल्विया की ये बात सुनकर वापस आता है और उसके बाकी बचे शरीर को, मोनिका के शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने उसके शरीर के छोटे छोटे काफी सारे टुकड़े कर दिए और उसके बाद उन सभी को इकट्ठा करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हो सकता है वो कभी पकड़ा भी ना जाता, लेकिन डैनियल बाहर मौजूद लोगों को अक्सर इस बारे में बताया करता था कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त रहा करती थी मोनिका, उसने मेरे साथ काफी बड़ा धोखा किया, जिसके बाद आज वो अपनी सजा भुगत रही है। और भुगत क्या रही है, उसने तो उसी दिन वो सजा भुगत ली थी। डैनियल को जो लोग जानते थे उन सभी को इस बारे में पता था कि ये दिमाग से थोड़ा सनकी है, अपने आप को अक्सर भगवान बताता है और उसी तरह का आज इसका ये कोई और नया चुटकुला होगा। तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कर ये सारी की सारी बातें पुलिस तक भी पहुंचती है। जब डैनियल ने ये बात बताई कि मेरे साथ एक लड़की थी, उसने ये सारे काम किए और उसके बाद आखिरकार मैंने उसका ये हस्र कर दिया, तो पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चला तो पुलिस आ पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चलता है ये एक बिल्कुल रियल घटना है। तो पुलिस ने डैनियल को पकड़ लिया और उसे ले जाकर पूछताछ जब करनी शुरू की तो डैनियल बिना घबराए पुलिस को एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से बताता है। पुलिस को पता चल चुका था कि डैनियल ही उसका कातिल है, तो उसके केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है या फिर उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इसके केस में अजीब बात हुई वो ये कि कोर्ट को पता चलता है कि ये अक्सर अपने आप को कभी कभार भगवान भी साबित करने पर तुला रहता है और काफी सारी ऐसी इसकी घटनाएं हैं। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सबसे पहले इसका मेंटली लेवल चेक करो और उसमें पता चलता है कि ये दिमागी तौर पर हिला हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सजा देने की बजाय उसे मेंटल हॉस्पिटल में लाइफ टाइम भेजने की सजा सुनाई। और कोर्ट का यही कहना था कि पिछली बार भी ये ठीक होकर वापस आ गया था, लेकिन मेंटली तौर पर ये बिल्कुल फिट उस टाइम भी नहीं था। तो अब जब भी इसका इलाज पूरा हो जाए और ये बात लगने लगे कि ये ठीक हो चुका है तो इसका इलाज बंद नहीं करना, उस टाइम भी इसका इलाज करते रहना होगा। आज के टाइम में डैनियल लगभग 63 साल का हो चुका है और अभी भी वो उसी पागल खाने में है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि डैनियल ने ये सारा का सारा कांड किस तरह से किया होगा? क्या उसने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में उसकी जान ली या फिर वो सच में ही एक सनकी व्यक्ति था? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम 1978 का था जब जॉर्जी मरकाव, जो कि बल्गेरिया का एक निवासी था, लेकिन आज के टाइम में वो लंदन में रह रहा था, क्योंकि वो लंदन में बीबीसी के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग किया करता था। वो वहीं उसी ऑफिस में काम किया करता था और हर रोज़ का उसका ये रूटीन था कि वहाँ ऑफिस में जाना, उसके बाद घर पर जाना और दोबारा से फिर से ऑफिस में जाना। वो पिछले 6 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था और उसका लगातार हर रोज़ का यही रूटीन बन चुका था कि काम से वापस अपने घर पर जाना, घर से फिर से वो ऑफिस में आना और ऑफिस के बाद फिर से घर पर जाना। इस चीज के लिए पहले तो वो कभी कभार तो कैब कर लिया करता था और कभी कभार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया करता था। लेकिन हर रोज यही जब चीजें चल रही थी तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उसे ऑफिस में भी जाकर बैठना ही होता था और रास्ते में भी वो कैब वगैरह में बैठकर ही जाया करता था। तो उसने ये प्लान बनाया कि वो पूरा का पूरा दिन वहां पर बैठा बैठा थक जाता है तो आराम से वो अपने ऑफिस जाया करेगा, बस अपने घर से थोड़ा जल्दी वो निकल लिया करेगा और उसके बाद पैदल पैदल ही अपने ऑफिस जाया करेगा, क्योंकि उसे एक्सरसाइज का टाइम तो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस तरह अगर वो पैदल आए जाएगा तो जॉगिंग हो जाएगी और उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ जाएगा। यही बात सोचकर अब वो ऑफिस पैदल ही जाया करता था और पैदल ही अपने वापस घर पर आया करता था। अब रास्ते में उसका मन लगने लगता है, कभी कभार वो वहीं रास्ते में पार्क में रुक जाया करता था और धीरे धीरे कर उसकी ये आदत सी बन चुकी थी कि वो हर रोज एक ब्रिज से होकर गुजरा करता था जिसका नाम
वाटरलू ब्रिज था और वो वहां पर आकर हर रोज सुबह जब भी अपने ऑफिस के लिए वो जाया करता था तो वहां पर आकर खड़ा होने लगा, क्योंकि वहां से पूरे के पूरे शहर का उसे नज़ारा दिखाई पड़ता था और इसी के लिए वो अपने घर से थोड़ा जल्दी भी आने लगा और वहां पर कुछ टाइम बिताने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता। इसी तरह जॉर्जी का टाइम बड़े ही अच्छे से बीत रहा था कि उसके बाद टाइम आया 7 सितंबर का, जब वो अपने घर से रोजाना की तरह निकलता है ऑफिस जाने के लिए। लेकिन जब तक वो उस पुल के पास पहुंचता जहां से खड़ा होकर वो पूरे शहर का नजारा लिया करता था, उससे पहले ही बारिश आ जाती है। तो जॉर्जी ने अपना सिर ढका और ब्रिज के दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, क्योंकि इस टाइम जब बारिश आती है वो ब्रिज के ऊपर चढ़ चुका था, लगभग वो ब्रिज के बीच में ही आने वाला था। तो वो तुरंत भागकर आगे की तरफ जाने लगता है उस ब्रिज को पार करके और दूसरी तरफ जो बस स्टॉप वहां पर मौजूद था वहां पर पहुंच जाता है। वो अपने कपड़े वगैरह झाड़ता है, क्योंकि उसके कपड़ों पर बारिश का थोड़ा बहुत पानी अब लग चुका था। तो वो इसी तरह अपने कपड़े साफ करते करते इस बारे में सोचता है कि अगर अब अपने ऑफिस के लिए वो आगे भी पैदल ही जाता है तो हो सकता है फिर से बारिश आ जाए और वो भीग जाए। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो आज बस से अपने ऑफिस जाएगा और अपनी बस के लिए वो वहां पर वेट करने लगता है। अभी कुछ एक देर पहले ही एक बस गई थी, लेकिन वो इसके लिए लेट हो गया और अब अगली बस के लिए वो वहां पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे कर वहां पर बस स्टॉप पर भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि काफी सारे और भी लोग बस के वेट के लिए वहां पर आ चुके थे। वो वहां पर खड़ा होकर अपनी बस की वेट ही कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपने ऑफिस पहुंच पाए कि तभी उसके थाई के पीछे काफी ज्यादा तेज दर्द होता है, मानो किसी मधुमक्खी वगैरह ने उसे काट लिया हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी थाई की उस जगह पर हाथ लगाया जहां पर उसे अंदाजा था कि शायद किसी मधुमक्खी ने उसे काट लिया होगा, वहां पर कुछ भी नहीं था। तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला यहाँ पर हो और उसने इसी तरह शरारत में कोई पेन वगैरह उसे चुभो दिया हो, लेकिन उसका जान पहचान का वहां पर कोई भी नहीं था। तो जॉर्जी ने यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये कोई मधुमक्खी वगैरह होगी या फिर हो सकता है कोई स्पाइडर वगैरह हो। तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वेट करने लगता है दोबारा से अपनी बस की। बस वहां पर आ पहुंचती है और जॉर्जी उस बस में चढ़ भी जाता है। लेकिन जॉर्जी जैसे ही बस में चढ़कर अपनी सीट की तरफ बढ़ता है और वहां पर जाकर सीट पर बैठता है तो उससे आराम से बैठा नहीं जाता, क्योंकि जहां पर उसकी थाई में पीछे दर्द हो रहा था वो दर्द अब थोड़ा बढ़ने लगा था। जॉर्जी ने इस चीज को थोड़ा इग्नोर किया और उसके दिमाग में यही बात थी कि अगर कोई मधुमक्खी वगैरह काट भी लेती है तो इसका दर्द लगभग 1-1.5 घंटे तक रहता है, लेकिन उसके बाद ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यही बात सोचकर वो अपने ऑफिस जाता है। अपने ऑफिस में जाकर वो अपने नॉर्मली काम करने लगता है और इसी बीच वो कभी कभार तो कुर्सी पर बैठता है अपनी और कभी कभार कुर्सी से उठकर अपना और काम करने लगता है कि इसी बीच उसके पैर में थोड़ा सूजन आने लगता है। अब की बार फिर से आकर जॉर्जी जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो उसका ये पेन काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसको ये फील हो रहा था जैसे कि मानो वो किसी सुई के ऊपर बैठ गया हो जहां पर उसे उस बग ने काटा था। तो उससे अच्छे से बैठा नहीं जाता, तो तुरंत वो वापस खड़ा हो गया और इसी तरह थोड़ी देर और टहलने के बाद वो वापस आकर फिर से अपनी सीट पर बैठने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सीट पर बैठा तो अब की बार फिर से उसे दर्द होने लगा। वो इस दर्द को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्नोर कर नहीं पाता, क्योंकि वो जब भी किसी काम को करने लगता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी दर्द पर चला जाता है। और उसने ये बात तो सोच ही रखी थी कि जो ये उसे दर्द हो रहा है ये हो सकता है किसी न किसी मधुमक्खी का हो, तो वो शाम तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा और उसके कंट्रोल से लगातार बाहर जाता जा रहा था। जॉर्जी भी अब काफी ज्यादा तंग आ चुका था, तो वहीं अपने ऑफिस के बाथरूम में वो जाता है और बाथरूम को लॉक करके अंदर वहां पर जो मिरर मौजूद था उसमें अपने आप को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके थाई के पिछले हिस्से में ये दर्द हो रहा था और मुड़कर वो सीधा सीधा इस दर्द को नहीं देख सकता था। तो उसने जब शीशे में ये सारी चीजें देखी तो उसे पता चलता है कि जहां पर ये दर्द हो रहा है वहां की स्किन थोड़ी लाल हो चुकी है और हो ना हो ये किसी न किसी मकड़ी वगैरह ने ही उसे काटा होगा। वहां पर थोड़ा सूजन आया हुआ था, तो उसने यही बात सोचकर फिर से अपने काम पर वो वापस जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे तैसे कर वो
अपने घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो वो दर्द से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसकी वाइफ ने उसे पहली नजर में देखते ही ये बात पहचान ली कि किसी न किसी तरह की ये प्रॉब्लम में है। और जब जॉर्जी से उसने पूछा कि आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तो उसने पूरी की पूरी बात बताई कि मैं इस तरह बस स्टैंड पर खड़ा था और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी। तो उसकी वाइफ तुरंत उसे ये बात कहती है कि तुम्हें टाइम रहते हॉस्पिटल में जाकर इस बारे में चेकअप करवा लेना चाहिए कि तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम है और आखिरकार ये दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है। जॉर्जी ने पहले तो इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी वाइफ और ज्यादा उसे इस बात के लिए बोलती है तो वो भी हॉस्पिटल जाने के लिए राजी हो गया। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को पूरी की पूरी बात बताता है कि कुछ इस तरह की घटना मेरे साथ घटी है। डॉक्टर ने वो जगह देखी जहां पर उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और कुछ एक देर देखने के बाद वो जॉर्जी से बोलता है कि तुम यहीं पर खड़े रहो और ये बात बोलकर वो बाहर चला जाता है। बाहर से वो एक दूसरे डॉक्टर के साथ वहां पर वापस आता है और वहां पर आने के बाद उन दोनों डॉक्टर्स ने उस घाव को कुछ एक देर तक देखा और उसके बाद जॉर्जी से ये बात पूछी कि जहां पर तुम खड़े थे, जहां पर ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे साथ हुई, क्या वहां पर किसी तरह का कोई सांप या फिर जहरीला जानवर मौजूद था। लेकिन जॉर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी और पहले तो मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है मेरी जान पहचान का कोई पीछे खड़ा होगा और उसने शरारत के तौर पर मुझे पेन वगैरह कुछ चुभा दिया होगा। लेकिन जब वहां पर कोई भी नहीं था तो आखिरकार मैंने यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये कोई मधुमक्खी वगैरह रही होगी या फिर हो सकता है कोई स्पाइडर वगैरह हो और इन दोनों का ही जहर कुछ एक देर बाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार ये सोजन बढ़ता जा रहा था तो मैं आप लोगों के पास आ गया। उन दोनों डॉक्टर्स ने ही जॉर्जी को ये बात कही कि ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि आज रात के लिए आप यहाँ हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाइए, क्योंकि पूरी की पूरी रात हम लोग आपके ऊपर नज़र रख पाएंगे और जिस भी तरह का आपको ट्रीटमेंट चाहिएगा हम लोग आपको दे देंगे। और यही बात बोलकर वो लोग उसे हॉस्पिटल में ही रख लेते हैं। वो लोग पूरी रात उसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं ताकि उसका ये सोजन कम हो जाए और जिस भी तरह का कीट पतंगा उसे काट कर गया है उसका जहर बाहर निकल जाए। लेकिन पूरी रात ग्लूकोज वगैरह देने के बाद, अलग अलग तरह की दवाइयां देने के बाद किसी भी तरह का उसे फर्क नहीं आ रहा था और सुबह होते होते उसका पैर फूलकर काफी ज्यादा मोटा हो चुका था। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा जानवर था जो तुम्हें काट कर चला गया और अब ये किसी भी दवाई से ठीक हो ही नहीं रहा है। और यही बात सोचते सोचते उन लोगों ने जॉर्जी से ये बात कही कि तुम्हें छुट्टी तो हम लोग दे ही नहीं सकते और कुछ एक दिन और तुम यहीं हमारे पास हॉस्पिटल में रहो, तुम्हारा इलाज और चलने वाला है। ये बात बोलकर वो लोग उसे वहीं पर रख लेते हैं और लगभग उसका 3 दिनों तक इलाज चलता है। लेकिन तीसरे दिन तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम लोग इसे किस तरह का ट्रीटमेंट दें ताकि ये ठीक हो पाए और अपने आप को रिकवर कर पाए। तब तक जॉर्जी भी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका था कि वो अपना दिमागी संतुलन भी बिगाड़ता जा रहा था। उसे अब अनजान लोगों से डर लगने लगा था और वो कभी कभार तो डॉक्टर्स को भी यही बात बोलता था कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह की मुझे दवाइयां दे रहे हैं कि मेरी बीमारी सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो डॉक्टर्स को अपने से दूर करने की कोशिश करता था और इसी तरह करते करते जॉर्जी ने 3 दिन बाद अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक भला चंगा बंदा हमारे पास आया था, वो बिल्कुल ठीक था, बस उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो अपनी जान गंवा चुका है। ऐसा आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था और ऐसा कौन से जानवर ने उसे काट लिया था जिसके कारण इस बंदे ने आज अपनी जान गंवा दी। यही बात डॉक्टर सभी सोच ही रहे थे कि आखिरकार उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे और उसकी रिपोर्ट में सारी की सारी बातें बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा जहर था जिसने इसे इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि आखिरकार इसने अपनी जान गंवा दी। और यही बात सोचकर डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाते ही डॉक्टर्स के सामने जो एक सबसे अजीब बात थी वो ये आई कि उसके शरीर से, जहां पर उसे काफी ज्यादा थाई के पीछे दर्द हो रहा था, वहां से एक मेटल का टुकड़ा मिला। ये एक बिल्कुल गोली जैसा था और जब और इस ज्यादा इसके ऊपर छानबीन की गई तो सबसे जो अजीब बात पता चली वो ये थी कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि मेटल की इस गोली के अंदर
अंदर 2 छोटे छोटे छेद मौजूद थे और उन दोनों छेदों से उसके अंदर एक अलग तरह का जहर डाला गया था। जब डॉक्टर्स ने इस जहर की छानबीन की तो उन्हें पता चलता है कि ये तो राइसिन है और ये एक इस तरह का जहर है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई एंटीडोट है ही नहीं। इस जहर से पीड़ित व्यक्ति के सारे लक्षण बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि मानो उसे कोई नॉर्मल बीमारी हुई हो और छोटी मोटी गोलियां लेकर वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इसका तो एंटीडोट मिलना लगभग ना के बराबर है। और ये गोली जब जॉर्जी के शरीर से मिलती है तो एक थ्योरी सामने ये आती है कि जॉर्जी बीबीसी का एक रिपोर्टर था जो कि बहुत बार राजनीतिक पार्टियों की पोल खोलता रहता था। तो लोगों का मानना ये था कि जरूर उसने किसी न किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी, तो कुछ एक लोगों का ये मानना था कि जरूर इसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ था जिसके काले कारनामों के बारे में जॉर्जी को पता चल गया होगा और उन्हें इस बारे में पता था कि ये तो हर एक बंदे की पोल खोलता रहता है, तो उनका अब नंबर आ चुका है। बाद में काफी सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं और उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस में से एक डिटेक्टिव का ये मानना था कि उस दिन भी बिल्कुल नॉर्मल और दिनों की तरह जॉर्जी अपने घर से तैयार होकर बाहर निकल पड़ा होगा और उस विशेष राजनीतिक पार्टी के लोग भी उसका घर से ही पीछा करने लगे होंगे। वो यहाँ पर पुल पर पहुंचता है, लेकिन पुल पर आते ही बारिश आने लगी थी तो वो भागते हुए बस स्टॉप पर जाता है। लेकिन प्लान के तौर पर उन लोगों को ये बात बताई गई होगी कि ये ऑफिस तक पैदल पैदल जाता है, आज ये बस में चढ़ने ही वाला था, तो उन लोगों ने टाइम रहते उसके बस में चढ़ने से पहले ही उस लोहे की गोली को इसके शरीर में डाल दिया होगा। और उसे डालने के लिए भी कुछ एक डिटेक्टिव ऐसे सामने आए जिन्होंने ये बात बताई कि इस गोली को एक छतरी की मदद से इसके पैर में डाला गया होगा, क्योंकि अक्सर सुपारी लेने वाले लोग छतरियों को कुछ इस तरह से डिजाइन करवा लेते हैं कि उसके आगे का जो नोक वाला हिस्सा होता है वो काफी ज्यादा एक सुई के जैसा पतला हो जाता है और वहीं पर ये गोली लगाई गई होगी। और जब जॉर्जी उस बस स्टैंड पर आगे खड़ा था तो पीछे से उन लोगों ने छतरी की उस पिन वाली नोक से इसके पैर में ये गोली चुभा दी होगी और बाद में जब उन लोगों ने वापस निकाली तो ये गोली इसके पैर में ही रह गई और आगे का काम तो गोली के अंदर मौजूद जहर ने ही कर दिया। और डॉक्टर्स भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इसके साथ कुछ ऐसा बीता होगा। और 2006 आते आते ये बात साबित हो गई कि उसका किसी ने कत्ल किया था, लेकिन किसने, इस बारे में आज तक किसी को नहीं पता। और पुलिस की माने तो वो हत्यारा आज भी बिल्कुल खुला घूम रहा होगा।